हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस मायने में कि ये टॉपिक एक अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएटिक फॉर्म है जो कई राइटर्स ने, मॉडर्न राइटर्स ने इसको यूज़ किया था, स्पेशली रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। कई पोएम्स में इस फॉर्मेट को आप पाओगे। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है इसकी हम सबसे पहले देखेंगे, डेफिनेशन क्या होती है। हम इसको समझेंगे कि इसमें बेसिकली होता क्या है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों है, इसके फीचर्स क्या क्या है, हम ये देखेंगे। इसके बाद में हम पर्टिकुलर एक पोएम लेकर के उसका हम एनालिसिस करेंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग किस तरीके से उस पोएम में हम देख सकते हैं। और लास्ट में हम अलग अलग राइटर्स जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं, हम उनको, उनकी पोएम्स को हम देखेंगे। सिर्फ उनके नाम लिखेंगे, नोट करेंगे ताकि पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें याद रहे। देखिए सबसे पहले हम इस टर्म को ही देखिए, ड्रामेटिक और मोनोलॉग। ठीक है, मैंने अंडरलाइन 3 शब्दों को किया है। देखो, ड्रामेटिक का मतलब उस पर्टिकुलर पोएम में कहीं ना कहीं कोई एक्शन हो रहा है। तो समवेयर यू विल फाइंड एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन दिस पोएम। कहीं ना कहीं कोई एक्शन हो रहा है, इसलिए वो ड्रामेटिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोनो आपको पता होना चाहिए। दिस मीन्स, मोनो मीन्स वन, सिंगल। ठीक है, और लोग लोग होता है, ये लोगस वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है स्पीच। ठीक है, एक ऐसी पोएम वेयर यू फाइंड सम एक्शन टेकिंग प्लेस एंड वेयर देयर इज वन स्पीकर हु डिलीवर्स अ स्पीच, सो दिस इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, इज अ पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच। एक स्पीच की फॉर्म में एक पोएम होती है ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। स्पीच भी ऐसा है कि जिसमें इंडिविजुअल कैरेक्टर है, वो बोलता है। वैसे इसको ये डायलॉग नहीं है, दो स्पीकर नहीं है, मोनोलॉग है। डायलॉग में दो लोग आपस में बातें करेंगे, ये मोनोलॉग है, यहाँ पे एक स्पीकर होगा। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग, अगर आपको इसकी पोएम डेफिनेशन पूछी जाए तो सिंपली यू विल जस्ट से दैट ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर के द्वारा दिए गए स्पीच को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। ये तो हो गई बहुत ही साधारण सी इसकी डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा और ब्रॉड करके देखते हैं, थोड़ा और इसको एक्सपैंड करते हैं। ये एक पोएम है इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच, जो एक स्पीच के फॉर्म में है, और एक नरेटिव, नरेशन जिसमें होता है, एक्शन को होना बताया जाता है बाय एन इमेजिन पर्सन, एक इमेजिन पर्सन के द्वारा। काल्पनिक है वो व्यक्ति, वह राइटर खुद नहीं है। इन विच द स्पीकर, जिसमें क्या करता है स्पीकर, इन एडवर्टेंटली, मतलब अनइंटेंशनली ही रिवील्स, क्या करता है, उजागर करता है, एस्पेक्ट्स ऑफ द कैरेक्टर, उस अपने खुद के कैरेक्टर को वो रिवील करता है। अननोइंगली, अनइंटेंशनली, दैट पर्सन विद द हेल्प ऑफ हिज स्पीच ही एक्सपोजेज हिज ओन पर्सोना। तो वो अपनी खुद की पर्सनालिटी को, वो उसमें टेम्परामेंट को वो शो करता है while describing a particular situation or series of events। कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है या कुछ ऐसा इवेंट चल रहा है लगातार जिसमें वो बोलेगा और हमें उसके कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा। तो इस तरीके से ये इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है और इससे जुड़ी हुई इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग, देखिए ये जब भी नाम आएगा ना तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी का नाम सामने आता है, वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये नाम सबसे पहले सामने आता है। और कारण क्या है, ऐसा नहीं कि इन्होंने ये इन्वेंट की थी फॉर्म, लेकिन ये ड्रामेटिक मोनोलॉग तो था, लेकिन इसको परफेक्ट फॉर्म में अगर किसी ने यूज किया, दैट वाज रॉबर्ट ब्राउनिंग। ही वाज द पर्सन हु यूज्ड दिस format at its best and give perfection to this poem। इस पोएम को परफेक्शन देना जो है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने किया था। सो दीज टू नेम्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, आर इनसेपरेबल। जब भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का नाम लिया जाएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो ये था, जैसे यहाँ लिखा हुआ, ये मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर थे। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग 19th सेंचुरी के राइटर थे। 1812 टू 1889 इनका लाइफ स्पैन है। तो इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा था।
अब आगे बढ़ते हैं, हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इनको जान लेते हैं कौन है ये। बहुत ही शॉर्ट में आई विल एक्सप्लेन यू द बेसिक फैक्ट्स अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड ड्रामेटिस्ट ऑल्सो। ठीक है, ये किसके लिए जाने जाते हैं? ही इज नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाने जाते हैं। ही परफेक्टेड दिस लिटरेरी फॉर्म, उन्होंने इस लिटरेरी फॉर्म को परफेक्ट किया था। दिस वॉज द पर्सन हु used this dramatic monologue and applied all the features at their best in this poem. His major works are Man and Women 1855, Dramatic Personae 1864 and his epic poem The Ring and the Book 1868। ये इसके मेजर वर्क्स है, और भी इन्होंने खूब लिखे थे, सॉर्डेलो लिखा था, तो और भी काफ़ी वर्क्स है जो आपको मिलेंगे, लेकिन ये मैंने बेसिक फैक्ट्स बताने के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग, सो दैट you must be aware that this was a very mammoth figure during 19th century. So we must know everything about him. इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही बहुत है। अब आगे बढ़ते हैं, जब रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ लिया है तो अब ड्रामेटिक मोनोलॉग को भी देख ही लेते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग मैंने बता ही दिया क्या होता है। दिस फॉर्म ऑफ पोएम वॉज यूज्ड एट इट्स बेस्ट बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। याद रखना इस नाम को, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसको सबसे बेस्ट इसका यूज किया था। The perfection of dramatic monologue can be seen in poems of Browning like My Last Duchess, The Bishop's Orders, His Tomb and Andrea del Sarto। कुछ नाम लिखे हैं उसने, बहुत से ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे थे। तो My Last Duchess है ना, My Last Duchess हो गया, The Bishop Orders His Tomb, Andrea del Sarto। These are a few names that I can put forward before you while talking about dramatic monologue। तो अब ड्रामेटिक मोनोलॉग के फीचर्स क्या क्या है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, मेन फीचर्स इसके जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के, एम.एच. अब्राहम जो बहुत ही फेमस राइटर है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो उन्हीं के बुक से ये कंटेंट लिया हुआ है, तो उनको मेंशन करना जरूरी है। अब उन्होंने क्या क्या मेन फीचर्स बताए थे उसको देख लेते हैं, उन मेन फीचर्स को समझ लेते हैं। 3 मेन बातें इसमें याद रखनी है। पहली बात, देयर इज अ सिंगल स्पीकर। मैंने अंडरलाइन किया है ना, जो हाईलाइट किया है, दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो वंस एनीबडी आस्क्स यू व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, दीज पॉइंट्स मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। ये आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक सिंगल स्पीकर होता है, ठीक है, हु इज नॉट द पोएट हिमसेल्फ। अब जरूर वो जो स्पीकर है वो पोएट नहीं होगा, ठीक है, वो कोई इमेजिन्ड पर्सन होगा, जैसा हमने डेफिनेशन में देखा। तो दिस स्पीकर इज नॉट अ पोएट हिमसेल्फ, द होल डायलॉग इज स्पोकन बाय द स्पीकर एट अ क्रिटिकल मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। अब जो वो स्पीच बोल रहा है वो उसकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शायद इवेंट होगा जहां पर वो ये स्पीच बोल रहा है, ऐसा जगह होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्पीकर एड्रेसेस द लिसनर। अब होता क्या है कि इसमें ये आपको लिसनर मिलेगा, डायलॉग नहीं है, मोनोलॉग है, लेकिन लिसनर है इसमें। द स्पीकर एड्रेसेस द लिसनर हु कैन बी वन और मोर देन वन। एक या एक से अधिक इसमें लिसनर हो सकते हैं, बट दे स्पीक नथिंग, वो कुछ भी नहीं बोलते, और अगर बोलेंगे तो हमें भी उसका पता नहीं चलता, उनके डायलॉग को उसमें मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन उनके हाव भाव से जो है वो होगे या वो कुछ बोलेंगे तो उसके एक्सप्रेशंस, रिएक्शन स्पीकर के चेहरे पे, उसके हाव भाव में हमें मिलेंगे, तो पता चलेगा कि कुछ जरूर बातचीत हो रही है। वी कम टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द लिसनर ओनली बाय द रिएक्शन ऑफ द स्पीकर। जैसे दो आदमी बोल रहे हैं, एक स्पीकर है, लिसनर है, लिसनर कुछ बोला उसको नहीं बताया जाता है, लेकिन उसके बोलने से जो रिएक्शन इसमें होगा वो हमें जरूर बताया जाता है, ठीक है। तो ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि देयर इज वन और मोर देन वन पर्सन इन ड्रामेटिक मोनोलॉग हु इज अ लिसनर, बट लिसनर स्पीक्स नथिंग, कुछ भी नहीं बोलता है, वो सुनते हैं, उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो सकते हैं, रिएक्शन हो सकते हैं, जिससे स्पीकर जरूर अफेक्ट होता है। सेकंड, द मोनोलॉग इज सो फॉर्म्ड। लास्ट पॉइंट हो गया, देखो ये हो गया इसका थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि द मोनोलॉग इज सो फॉर्म दैट इट रिवील्स द कैरेक्टर और द टेम्परामेंट ऑफ द स्पीकर। कि जो ये स्पीच बोल रहा है, उस स्पीच से आप उस स्पीकर के
टेम्परामेंट को समझ सकते हो, उसकी पर्सनैलिटी को समझ सकते हो, उसके इंटेंशन को समझ सकते हो। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट somehow unknowingly that speaker reveals his own personality through his speech। वो अपने स्पीच से अपनी बात को वो क्या करेगा, रिवील करेगा, अपने कैरेक्टर को रिवील करेगा। तो हमें उसके स्पीच से उसकी पर्सनालिटी के बारे में भी पता चलता है। दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। सबसे पहले सिंगल स्पीकर, ठीक है। सेकंड लिसनर, ठीक है, हु स्पीक्स नथिंग, ठीक है, स्पीकर होगा। इसके साथ में एक और है क्रिटिकल टाइम ऑफ हिज लाइफ, जहां पर वो बोलता है। और थर्ड क्या होगा, रिवील्स टेम्परामेंट ऑफ स्पीकर। स्पीकर के टेम्परामेंट को रिवील करता है, ऐसा ये इसमें होता है। आया समझ में? ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद रखने हैं। तो ये होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब हम ड्रामेटिक मोनोलॉग को समझ चुके हैं, तो अब ये किस तरीके से पोएम्स में हम देख सकते हैं, तो इसके लिए हम एक डिस्कशन करते हैं। पोएम जो है माय लास्ट डचेस, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई है, ठीक है। तो इसकी इस पोएम को माय लास्ट डचेस इंपॉर्टेंट और कई एंथोलॉजी में इसको शामिल किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको हम डिस्कशन करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इस पोएम के बारे में कि कहाँ कैसे कैसे ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैटेगरी में आता है और कैसे ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के फीचर्स इस पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो द पोएम वाज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1842 इन ड्रामेटिक लिरिक्स। तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट, हु रोट इट, व्हेन डिड ही राइट इट एंड इन व्हिच कलेक्शन इट वाज इंक्लूडेड। तो तीन आंसर इसमें मिल गए। द पोएम इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। द पोएम हैज 28 राइमिंग कपलेट्स, ठीक है, इन आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर में आयम्बिक कम्प्लेट है, ये 28 कपलेट्स इसमें है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, पोएम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस पोएम में क्या है। इन दिस पोएम स्पीकर इज अल्फोंसो सेकंड हु इज द फिफ्थ ड्यूक ऑफ फेरारा। अल्फोंसो सेकंड ये स्पीकर है इसमें। अब सिचुएशन क्या है, उसके पैलेस में एक एमिसरी आया है, अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम अदर किंगडम, वो वहां पे आया है और अल्फोंसो सेकंड है, इसकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी है लुक्रेजिया, जिसकी वो तस्वीर उसको दिखा रहा है। और ये जो एमिसरी आया है रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या है, उसकी सेकंड मैरिज का एक प्रस्ताव लेकर के आया हुआ है, जिससे इस ड्यूक की सेकंड मैरिज होनी है। तो ये ड्यूक क्या करता है, अपनी खुद की क्वालिटी को ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करता है, अपनी शेखी बगाड़ता है। तो इस तरीके से वो अपने हाईली जो लाइफ स्टाइल है, हाई हाई लाइफ स्टाइल है, उसको दिखाने की कोशिश करता है। एंड दिस इज नथिंग जस्ट टू show this emissary that I am such a rich and wealthy person, and if this marriage takes place, I will get dowry in the same proportion in which I have this kingdom। जैसे मेरी किंगडम है वैसी ही प्रोपोर्शन में मुझे मेरी डाउरी मिलनी चाहिए, ये उसका इंटेंशन है। अब आगे देखते हैं। तो फिफ्थ ड्यूक ऑफ फेरारा है, हु हैड मैरिड टू लुक्रेजिया, ही कंसीडर्ड हर बीनीथ हिज स्टेटस। वो लुक्रेजिया को अपने स्टेटस के नीचे का समझता था जब मैरिज के बाद में। ड्यूक टॉक्स टू एमिसरी फ्रॉम द फैमिली ऑफ हिज प्रोस्पेक्टिव न्यू वाइफ। उसकी न्यू वाइफ जहां से है वहां से ये एमिसरी उससे मिलने आया। दिस एमिसरी इज द लिसनर। तो देखो, सबसे पहले तो एक स्पीकर हो गया, वो कौन सा है, अल्फोंसो, ठीक है, अल्फोंसो है, ये सिंगल स्पीकर है। क्रिटिकल मोमेंट ऑफ हिज लाइफ इज दैट दिस इज द place where his new life is going to begin by showing his prosperity or his wealth or his richness. He is going to impress this emissary so that this marriage can take place, ठीक है। तो एक critical moment of his life है। Emissary is the listener in the poem. In his talk the duke talks about the cheerful nature of his late wife। अब है क्या कि ड्यूक तारीफ तो कर रहा है अपनी वाइफ की, लेकिन होता क्या है कि वो अपनी वाइफ
को इसलिए पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी वाइफ का एक अच्छा नेचर था and she was always good to everybody else, and this is something that this duke disliked, and this always displeased him. ये हमेशा नाखुश रहता था कि ये क्यों सबसे अच्छा व्यवहार रखती है, क्यों वो सबके सामने स्माइल करती है, ये सिर्फ मेरे सामने स्माइल करे। तो अ सॉर्ट ऑफ सिनिक वाज ही, वो एक तरीके से सिनिक था, सनकी इंसान था। द ड्यूक इज समवॉट एरोगेंट, एरोगेंट भी है, नार्सिसिस्ट है, उसको लगता है वो ही सब कुछ है, ऑल omnipotent है ना, एरोगेंट भी है वो, ही इज सिनिक, वो सनकी है ऑल्सो, एंड डिस्प्लीज्ड विद एवरीथिंग, सभी से वो नाखुश है। Thus the poem demonstrates the temperament of the speaker at a specific moment of his life when he has an emissary from the family of his prospective new wife. उसकी जो होने वाली पत्नी है उसके परिवार से वो आया है तो उसको इम्प्रेस करना है। So this is a very important moment of his life when at this he speaks so much, और निकलते निकलते वो उसको एक नेपच्यून की एक ब्रॉन्ज स्टैचू भी दिखाता है जस्ट टू शो दैट हाउ प्रॉस्पर ही इज, है ना, तो वो दिखाने की कोशिश करता है। और इस पोएम में होता ये है कि पता चलता है कि फाइनली वो कहता है कि वो जो उसकी पत्नी थी, डचेस थी, उसको इसी ने मरवाया था। दिस इज समथिंग दैट इज क्वाइट टॉक्ड अबाउट दिस पर्सन कि इसने अपनी वाइफ को मरवा दिया था, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वी आर नॉट एनीवेयर टू कमेंट ऑन दिस। लेकिन ऐसा है कि उस लास्ट इसमें एक लाइन आती है, देन ऑल द स्माइल्स स्टॉप्ड, उसने ऐसा कुछ ऑर्डर दिया कि सारी स्माइल्स उसकी थी वो खत्म हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी वाइफ को मरवा दिया था। तो इस पोएम में हम देख रहे हैं ना कि सिंगल स्पीकर हो गया, लिसनर है, और सिंगल स्पीकर अपनी लाइफ के क्रिटिकल मोमेंट पे वो कोई बात बोल रहा है और उसके टेम्परामेंट को भी हम रिवील हो रहा है। वी कैन assess the temperament of the intention of this speaker, that he is a sort of arrogant person, he is narcissist and he is cynic also। तो एक सनकी किस्म का इंसान है और जिसने अपनी वाइफ को शायद मरवा दिया था। वो चाहता नहीं था कि उसकी वाइफ किसी के सामने हंसे या किसी के साथ अच्छा व्यवहार करे। तो ये इस पोएम में हम ड्रामेटिक मोनोलॉग के फीचर्स को इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज सेड दैट दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। So that's why I have intentionally discussed this poem with you, showing you, highlighting you the important features of the dramatic monologue in this। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा था हम डिफरेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग्स को भी देखेंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग सबसे पहले नंबर पे आते हैं। मैंने कुछ ही नाम लिखे हैं। एंड्रिया डेल सार्टो इसकी फेमस पोएम है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। पोर्फिरियस लवर, ये भी बहुत ही अलग के तरीके की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। माई लास्ट डचेस, द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम, ठीक है, ये भी इसमें आपको मिल जाएगा। आगे अल्फ्रेड टेनिसन की यूलिसिस है, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, एंड इट हैज बीन कॉल्ड द फर्स्ट ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसको फर्स्ट ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। इसने बहुत ही अच्छे तरीके से यूलिसिस के कैरेक्टर को बताता है। वो युद्ध के लिए जाना चाह रहा है, तो एक क्रिटिकल मोमेंट उसकी लाइफ का हो गया। सिंगल स्पीकर है, उसके जितने भी साथ में वॉरियर्स है वो उसको सुन रहे हैं, दे आर रेडी टू सेल, है ना, रेडी टू फाइट बैटल। तो एक क्रिटिकल मोमेंट उनकी लाइफ का है और वो अपने कैरेक्टर को सच ब्रेव warrior he was, so this is what is demonstrated through his speech, that he was such a great and bravest warrior। आगे बढ़ते हैं टी एस इलियट की जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक और जॉनसन, इसकी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मैथ्यू की डोवर बीच, इसको परफेक्टली ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं कह करके फिलोसॉफिकली मोनोलॉग या फिलोसॉफिकल मोनोलॉग या इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल मोनोलॉग कहा जाता है। डब्ल्यू बी यीट्स की द गिफ्ट ऑफ हारून अल रशीद, डीजी रोसेटी की द ब्लेस्ड डैमसेल, एडगर एलन पे की रेवन, and Sylvia Plath ki Daddy। These are the important dramatic monologues that you can go through if you want to further delve into this dramatic monologue genre। So this is all that I could share with you regarding dramatic monologue। I hope that you would like this video and share it with all the persons who really need it। This was all I could share with you. Thank you very much।